One more question we are taking from this genius of first chapter, relation and function. F is defined from W to W, set of whole number. Fn is given by n minus 1 if n is odd, n plus 1 if n is even. हमें चेक प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल है और हमें फाइंड करना है f इनवर्स. ये इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसको बाइजेक्शन प्रूव करना है. बाइजेक्टिविटी के कितने पार्ट होंगे? दो. फर्स्ट इंजेक्शन और सेकंड सरसेक्शन प्रूव करना है. अब हमें ये देखना होगा, इसके अंदर भी हमें 3 केस बनाने होंगे. ठीक है. सबसे पहले इंजेक्शन के लिए हमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा. इंजेक्टिविटी के लिए फॉर ऑल n1, n2 belongs to W such that n1 is not equal to n2. We are addressing all whole numbers, all the whole numbers n1 and n2 which are not equal. Case first. Both n1 and n2 are odd. Then क्या होगा? Since n1 is not equal to n2, n1 n2 के बराबर नहीं है, तो both are odd, तो उसकी इमेजेस जो होंगी वो फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? n minus 1. तो when n1 is not equal to n2, if we subtract from 1 from both, definitely these are not equal. Implies that fn1 is not equal to fn2. Implies that f is इंजेक्शन. फर्स्ट केस हो गया. केस सेकंड देखिए. अब हम एक केस ले लेते हैं, n1 and n2 बोथ आर इवन. बोथ n1 and n2 are even. Since n1 is not equal to n2, इनकी इमेजेस के बारे में सोचे तो इवन नंबर्स की इमेज निकालने के लिए +1 करना है. तो ऑब्वियसली n1 plus 1 will not equal to n2 plus 1, means fn1 will not equal to fn2. Implies that fn1 is not equal to fn2, implies that f is again injection in this case. अब एक काम करते हैं, एक और केस लेते हैं जिसमें एक को इवन एक को ऑड लेते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं. केस थर्ड. Let n1 is odd, n2 is even. अब हम इमेज फाइंड करेंगे fn1, n1 की इमेज फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए. fn1, n1 is odd because the image will be n minus 1. अब आप ही सोचिए कि अगर हम ऑड नंबर लेंगे और फिर उसमें से -1 करेंगे तो क्या आएगा? will be even. n minus 1 क्या हो जाएगा? even, because n1 is odd. odd नंबर में से एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये even हो जाएगा. अब fn2 के बारे में सोचिए. fn2 is equals to n2 plus 1. n2 जो था even था और उसके अंदर +1 किया तो क्या मिला? is odd. Now see, 1 n minus 1 is, n1 minus 1 is even and n2 plus 1 is odd. Then how n1 fn1 can equal to fn2? ये दोनों डिफरेंट ही होंगे. तो इंप्लाइज क्या होगा? इंप्लीकेशन होगा कि fn1 is not equal to fn2. implies that f is injection. तीनों केसेस को हमको शो करना है इंजेक्टिविटी के लिए. तो केस फर्स्ट में दोनों को ऑड रखना है, सेकंड में दोनों को इवन रखना है और थर्ड में एक को इवन एक को ऑड रखेंगे तब भी ये फंक्शन इंजेक्शन होगा. बात करते हैं सरजेक्शन की. ठीक है. सरजेक्शन के हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट मेथड क्या है कि हम रेंज को कोडोमेन के इक्वल बता दें और दूसरा तरीका है कि फॉर है ना वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करके हमें करना होता है. दो मेथड है. तो हम फर्स्ट ले रहे हैं रेंज. इसका रेंज निकालते हैं सरजेक्टिविटी के लिए. व्हाट इज f1? अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0. f2 will be equal to 1 because f 0 की वैल्यू भी लिखेंगे. 0 की वैल्यू कितनी आएगी?
because 0 is even, it will be 1. If we put 2, 2 is even, it will be 3. f3 will be equal to 2. f4, 4 को हम यहां रखेंगे तो 4 plus 1 हो जाएगा 5, और f5 की वैल्यू हो जाएगी 4. कहने का मतलब 0 की वैल्यू 1 आ रही है और 1 की वैल्यू 0, तो एक दूसरे से ये इंटरचेंज करते जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो रेंज ऑफ f आएगा, रेंज ऑफ f आएगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट w आ गए, सारे एलिमेंट आ जाएंगे होल नंबर सेट के, और जो हमारा कोडोमेन है वो भी होल नंबर सेट है. तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इंप्लाइज दैट f इज सर्जेक्शन. f क्या है? सर्जेक्शन हो जाएगा. इंजेक्शन है, सर्जेक्शन है, इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्शन. बाइजेक्शन होगा तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा. f इज इन्वर्टिबल. तो अब हमें इसका इनवर्स लिखना है. तो f इनवर्स ऑफ n हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. जब ऑड था तो -1 कर रहे थे, तो यहां जब ऑड आएगा तो हमें +1 करना होगा. n +1 और n -1 लिख देते हैं. और ध्यान से देखिएगा, जब हमें रिजल्ट मिला था n-1, जब हम पुट करते थे ऑड पुट करेंगे तो -1 करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? इवन. तो इवन आएगा तो उसमें +1 करना पड़ेगा. तो व्हेन n इज इवन वी हैव टू ऐड 1, एंड व्हेन n इज ऑड वी हैव टू सबट्रैक्ट 1. ये हमारा f इनवर्स ऑफ n हो जाएगा. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. f is defined from R to R. fx equal to 10x plus 7. We have to find a g function, g from R to R such that GOF and FOG is equals to IR. FOG, GOF is equal to IR. IR का मीनिंग होता है आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन R. आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx is equal to x for all x belongs to R. ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है. ग्राफ ये रहा इसका. कहने का मतलब हम जो भी इनपुट डालेंगे वही आउटपुट होगा. तो एक ऐसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ओरिजिन से जाती हुई मिलेगी जो इसका ग्राफ होगा. खैर, क्वेश्चन पे आइए. FOG एंड GOF इज इक्वल्स टू IR. तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं F/G ऑफ इज इक्वल्स टू व्हाट? I. Implies that if we insert x as an input, then it will be what? X. अगर हम x insert करेंगे तो क्या आएगा? X, because fx is equal to x in IR. जब भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा, FOG आइडेंटिटी फंक्शन का काम कर रहा है अगर, तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा. तो x इनपुट है तो y भी क्या आएगा? x ही आएगा. y is equal to fx is equal to x. FOG की डेफिनेशन को देखें तो क्या आएगा? f of gx is equal to what? x. अब आप देखिए fx की डेफिनेशन क्या है? fx is equal to 10 times of the variable plus 7. इसको और इसको कंपेयर करिए. यहां f of gx लिखा हुआ है और यहां f of x लिखा हुआ है. Instead of x we have gx, so we have to write gx instead of x. It will be what? 10 times of gx plus 7 is equal to x. Meaning is very clear. 10 times of gx will be what? X minus 7. And gx will be equal to what? X minus 7 upon 10. एक और मेथड भी है इसका, ध्यान से देखिएगा. Since g over f is equal to f over g is equal to I. But we know that, हमें पता है कि f over f inverse I होता है. तो ये जगह जो है वो g की तो हो नहीं सकती. ये जगह तो किसकी है? f इनवर्स की है. इसका मतलब g वही काम कर रहा है जो f इनवर्स कर रहा है. तो इम्प्लीकेशन ये होगा, फर्स्ट और सेकंड को हम अगर इंक्लूड मिलाते हैं रिजल्ट्स को, तो देखिएगा f इनवर्स किसके बराबर होगा? g. तो अगर हमें g फाइंड करना है तो f इनवर्स फाइंड कर लेंगे ट्रेडिशनल मेथड से जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं. f इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है? जस्ट y is equal to 10x plus 7. From this we are taking y is equal to 10x plus 7 और हमने कहा था कि x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करिए तो y minus 7 upon 10 हो गया. तो ये हो गया f inverse of y is equal to y minus 7 upon 10. तो obviously f inverse of x will be equal to what?
x minus 7 upon 10. Since f inverse is equal to g, तो gx will be equal to what? x minus 7 upon 10 is another method. तो ये एक दूसरा मेथड भी है, इसको हैंडल करते हैं डायरेक्ट. फर्स्ट मेथड ये रहा, सेकंड ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. f टाइम्स f ऑफ fx. तो f ऑफ fx इज इक्वल्स टू, हम लेंगे fx का वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब इस f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को इससे कंपेयर करिए. जहां x था वहां पर हमारे पास पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पूरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. तो जहां जहां x होना चाहिए था वहां पर हमें ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंसर्ट करना पड़ेगा. तो क्या आएगा देखिएगा, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ द वेरिएबल प्लस 2. व्हाट वी हैव टू इंसर्ट दिस इन दिस ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. हियर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. f is from R to R and fx equal to x cube. Since for all x1 comma x2 belongs to R, if x1 is not equal to x2, then x1 cube will not equal to x2 cube. Because अगर नेगेटिव का क्यूब निकालेंगे तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव का क्यूब निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा. और हम अगर ग्राफ को देखें इस एक्स क्यूब के ग्राफ को, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ओरिजिन से जाता है ये और इस तरह से कर्व बनता है. तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है. तो कोई भी दो एक्स ऐसे नहीं होंगे जिनके लिए वैल्यू सेम होगी. ये ग्राफ कभी भी सेम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा दो एक्स के लिए. तो ऑब्वियसली x1 क्यूब इज नॉट इक्वल टू x2 क्यूब, implies that f of x1 is not equal to f of x2, implies that f is injection. तो ये इंजेक्टिविटी प्रूव हो गई. फर्स्ट इंजेक्टिविटी प्रूव करनी थी. अब बारी है सर्जेक्टिविटी की. सर्जेक्टिविटी वैसे ही करेंगे, एक्सप्रेस y x in terms of y. What is y? y is equal to x cube. f of x is equal to y is equal to x cube. Then x will be equal to what? y power 1/3. तो एक बात ध्यान से सुनिए, कोई भी रियल नंबर हो तो उसका क्यूब रूट भी एक रियल नंबर होगा. चाहे वो रियल नंबर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, रैशनल हो, कुछ भी हो, उसका क्यूब रूट 100% एक रियल नंबर होगा. तो यहां लिख रहे हैं बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर. मैं ये y पावर 1/3 के लिए ही नहीं कह रहा हूं. एनी ऑड रूट ऑफ अ रियल नंबर विल बी रियल नंबर. y पावर 1/5 भी होता तो भी रियल नंबर होता, 1/7 होता तब भी रियल नंबर होता. तो ऑड रूट ऑफ एनी रियल नंबर विल बी रियल नंबर, implies that for all y belongs to R, this R is what? Codomain. There exists x belongs to R. This R is for domain such that fx is equals to y. तो clearly ये function implies that f is surjection. Implies that f is bijection. f is bijection. अब जब भी बाइजेक्शन हो जाता है ये इन्वर्टिबल होगा ही होगा. तो जब फंक्शन बाइजेक्शन और सर्जेक्शन दोनों हो जाए, बाइजेक्शन हो जाए, इसका मतलब इन्वर्टिबल है. तो एक बात और कर लीजिए, उसका इनवर्स भी फाइंड करके रख लीजिए. भले फाइंड करने के लिए कहा हो या नहीं कहा हो, नहीं पूछे तो नहीं बताना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए इनवर्स कैसे निकालेंगे. तो इस इक्वेशन को देखिए, व्हाट इज x इज इक्वल टू y पावर 1/3. तो यहां लिख देते हैं x is equal to y power 1/3. What is x? F inverse of y is equal to y power 1/3. Meaning is very clear. F inverse of x will be x power 1/3. If you ask about the inverse, it will be the inverse of the function fx equal to x cube, where f is defined from R to R. Pause. Question number 8. R defined in Px. What is Px? Power set of x. What do you mean by power set of x? Set of all possible subsets of x is called power set of x. x के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट जो बना देंगे तो उसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ x. तो हमारा r जो है वो इस पावर सेट ऑफ x में डिफाइन हो रहा है. मीनिंग इज वेरी क्लियर कि हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए वो पावर सेट ऑफ x में से ही लेंगे. मीनिंग इज वेरी क्लियर, all these sets will taken from the power set of x will be the subset of x. Whatever set is there, x जो भी है उसका सबसेट्स होंगे. तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं. तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि
हर एक जो एलिमेंट इस सेट में से लेंगे वो खुद से एसोसिएट होना है, तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब ए का रिलेशन बी से कब होगा? जब ए सबसेट हो किसका? बी का। तो ए का रिलेशन ए से कब होगा? जब ए सबसेट होगा ए का। तो ए सबसेट ए का हमेशा ही होता है। each set is subset of itself. Since each set is subset of itself, तो हम यहां स्टेटमेंट दे सकते हैं कि implies that for all A belongs to power set of X, A belongs to power set of X, A is subset of A, A is subset of A, implies that A is related to A, implies that relation R is reflexive. अब हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए हम प्रूव करेंगे, हम ऐसा प्रूव करेंगे कि अगर A B का सबसेट है तो B A का सबसेट होगा, ये श्योर नहीं है। तो ले सकते हैं हम कोई भी दो एलिमेंट, तो लेट A, B belongs to power set of X. If A is subset of B does not implies B is subset of A, implies that A का रिलेशन अगर A से है, if A is related to B, then ये implies नहीं होता कि B भी A का सबसेट होगा। आप इसकी जगह एक काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बात रही ट्रांजिटिव की, तो if A is subset of B and B is subset of C, where A, B, C, A, B and C belongs to what? Power set of X, then A will be definitely subset of C, implies that ट्रांजिटिव तो है। तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस। ऑनटू फंक्शन का मतलब हो गया सरजेक्शन। यहां ये पूछ रहा है कि किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट के ऊपर कितने ऑनटू फंक्शन डिफाइन होंगे। तो अभी n एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो हम एक काम करते हैं, 3 एलिमेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं। सपोज दैट इन दिस सेट x1, x2 एंड x3 3 एलिमेंट्स हैं। वही सेट यहां पर भी आया है, तो x1, x2 एंड x3 3 एलिमेंट्स हमने यहां पर भी ले लिए। 3 एलिमेंट्स यहां है, 3 एलिमेंट्स यहां है। अभी और सरजेक्शन में क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। मीनिंग साफ है कि x1 का प्री इमेज भी होना चाहिए, x2 का प्री इमेज भी होना चाहिए, x3 का प्री इमेज भी होना चाहिए। और यहां से जो एलिमेंट है x1, अब देखिएगा फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। सपोज करो अगर हम इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर दें, इस तरह से डिफाइन करते हैं, तो क्या ये फंक्शन सरजेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेंज क्या है? x1 है, और कोडोमेन क्या है? x1, x2 एंड x3, और x2 और x3 की प्री इमेजेस नहीं मिल रही हैं। तो ऑब्वियसली जो फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जो बनाना पड़ेगा, जो मैपिंग बनेगी वो इस तरह की बनेगी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। कहने का मतलब इसके जितने भी एलिमेंट हैं x1, x2, x3, तो यहां पर भी 3 एलिमेंट x1, x2, x3 से डिफरेंटली मैच करेंगे, मैप करेंगे, तभी ये सरजेक्शन बनेगा। तो सरजेक्शन बनने के साथ साथ ये इंजेक्शन भी बनेगा और बाइजेक्शन भी बनेगा। अब कितने बनेंगे वो सोचने की बात है। सपोज करिए x1 3 एलिमेंट राइट साइड वाले सेट में है, 3 एलिमेंट लेफ्ट साइड वाले सेट के अंदर है। तो फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को मैच होना है प्री इमेज के लिए। तो दिस एलिमेंट कैन बी मैच्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज। सेकंड एलिमेंट कैन बी मैच्ड विद 2 वेज एंड थर्ड वन 1 वे। तो कहने का मतलब 3 एलिमेंट लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 into 2 into 1। इफ वी हैव n एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और n एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो देखिएगा हर एक एलिमेंट को, जो यहां पर एलिमेंट होगा उसको प्री इमेज ढूंढने के लिए फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसके पास उसके 1 2 3 4 अप टू n पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन सेकंड वाले के लिए कितनी बचेंगी? n-1। तो फर्स्ट एलिमेंट कैन बी मैच्ड विद in how many ways? n ways. Second element can be matched in how many ways? n-1 ways. तो सिमिलरली चलते जाएंगे तो फैक्टोरियल n इसका आंसर होगा कि फैक्टोरियल n वेज से
कोई भी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के उतने ही एलिमेंट्स के सेट से मैच कर सकता है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्शन ही पूछा है, तो सब्जेक्शन के साथ साथ इंजेक्शन बाइजेक्शन के अंदर भी क्वेश्चन आए और n एलिमेंट्स हो उस सेट के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए फैक्टोरियल n, क्योंकि हर एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट n वेज से मैच कर सकता है, तो सेकंड जो है वो मैच करने के लिए एक एलिमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट जिससे मैच करेगा उससे दूसरा एलिमेंट मैच नहीं करेगा, तो रिपीटेडली कम होते जाएंगे। फर्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस होगी n, तो सेकंड के लिए चॉइसेस हो जाएगी n-1, थर्ड के लिए n-2, फोर्थ के लिए n-3, इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा और हमको मिलेगा फैक्टोरियल n आंसर आएगा।